मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम जो प्लस टू हमारी क्लास है उसके पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कर रहे हैं और हमने 3 चैप्टर की वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एक दल की प्रभुत्व का दौर वो कंप्लीट कर चुके हैं और फिफ्थ जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। और आज हमारा है 6th चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हम आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछला जो चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, उसमें हमने पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 के 5वीं लोकसभा के जो चुनाव है उसके बाद अपने आप को पुनर्स्थापित किया और कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी इंदिरा गांधी, उसकी लोकप्रियता में काफी इजाफा, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई। और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई, 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, 1971 में राजाओं के प्रीवी प्रेस की समाप्ति थी और 1972 के राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उसमें कांग्रेस पार्टी विजयी हुई। यानी कि 1972 तक जो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन 1972 के बाद 73 से लेकर के 75 तक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे इंदिरा गांधी की और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आ गई और जनता में असंतोष बढ़ता चला हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत ही भारत के राजनीतिक इतिहास में अप्रत्याशित घटना घटित हुई 25 जून 1975 को। और वो क्या थी? वो 25 जून 1975 को जो घटना घटित हुई वो थी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पे आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे आपातकाल की घोषणा करना। और तो वो जो आपातकाल की जो घोषणा थी वो अचानक ही राष्ट्रपति के द्वारा घोषित नहीं की गई थी, उसके प्रधानमंत्री ने अचानक ही उसकी सिफारिश नहीं की थी। उसके पीछे पिछले 2-3 वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई उन्होंने उसके लिए एक भूमिका तैयार की थी। और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपातकाल की पृष्ठभूमि। तो जो पहली जो रीजन रहा वो था देश की आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष। पहला कारण क्या रहा? देश की आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष। देश की आर्थिक स्थिति जो थी उसके प्रति जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और वो असंतोष भी सिर्फ एक रीजन से नहीं हुआ, उसके भी अलग अलग रीजन थे। पहला जो रीजन था वो था भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ा सरकार को। पहला कारण था भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971। युद्ध 1971, इसमें बहुत ज्यादा धन सरकार के द्वारा खर्च किया गया। दूसरा जो आर्थिक स्थिति खराब हुई उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश बना उससे लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में आए और उन 80 लाख शरणार्थियों का भार भी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान से आए 80 लाख शरणार्थी। अस्सी लाख शरणार्थियों का भार। तीसरा जो कारण रहा आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ी उसका कारण यह रहा कि 1973 में ओपेक जो तेल निर्यातक जो देश थे उन्होंने मीटिंग करके तेल के उत्पादन में कमी ला दी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को मनवाने के लिए तेल का उत्पादन उन्होंने कम कर दिया। और तेल का जब उत्पादन कम हुआ तो उसका परिणाम ये निकला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। और जब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो तेल महंगा हो गया। तेल महंगा होने के कारण देश के अंदर बहुत सी चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ गई।
ओपेक द्वारा तेल के उत्पादन में कमी के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, इससे भी चौथा जो रीजन रहा अर्थव्यवस्था का वो ये रहा कि 1973 के दौरान मानसून जो था वह असफल रहा, यानी कि वर्षा नहीं हुई, और वर्षा न होने के कारण से उसका परिणाम ये निकला कि खाद्यान्नों के उत्पादन में 8% की गिरावट दर्ज की गई और देश के अंदर खाद्यान्नों की कमी महसूस की जाने लगी। पांचवा जो रीजन था अर्थव्यवस्था खराब होने का वो ये रहा कि कुशल श्रमिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक होते हुए भी औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई, और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का परिणाम ये हुआ कि 1973 में जो वस्तुओं की कीमत थी वो 25% और 1974 में कीमतों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण और बेरोजगारी होने के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसके प्रति जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। इस दौरान एक तो रीजन ये रहा देश की आर्थिक स्थिति के प्रति जनता में असंतोष, जिसने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर किया। दूसरा जो रीजन रहा वो था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। आपातकाल की पृष्ठभूमि में दूसरा जो रहा वो 2 नंबर गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात का जो नवनिर्माण आंदोलन था 1974 में वो एक प्रकार से सामाजिक आंदोलन था जो छात्रों के द्वारा चलाया गया था, और वो उसकी शुरुआत कहाँ की हुई? अहमदाबाद के एनडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अहमदाबाद के एनडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रावास का जो मेस था उसकी जो पैसा था उसमें 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि खाने का जो खर्चा वो 20% बढ़ा दिया, और इसके विरोध में वहां स्टूडेंट मूवमेंट छात्र आंदोलन शुरू हो गया, और इस छात्र आंदोलन ने धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया और इस सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया, और जितने भी विपक्षी दल थे वो इस आंदोलन में शामिल हो गए, जिसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस संगठन और भारतीय क्रांति दल प्रमुख थे। इन्होंने जो गुजरात की जो कांग्रेस सरकार थी उससे इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। इस्तीफा, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, और केंद्र की जो सरकार थी उसने गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राष्ट्रपति शासन जब लागू कर दिया तो जो विपक्षी पार्टियां थी वो लोकतंत्र की बहाली के लिए वह मांग करने लगी, और उनकी मांग थी कि चुनाव कराए जाए। और जो कांग्रेस ओ के जो नेता थे श्री मोरारजी देसाई, उन्होंने ये कहा कि अगर गुजरात के अंदर चुनाव नहीं कराए जाएंगे विधानसभा के तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा, और वो अपने वचन के पक्के माने जाते थे, और इस प्रकार से वहां केंद्र सरकार ने वह चुनाव कराने का निर्णय लिया। और जब चुनाव कराए तो गुजरात के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, और ये जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन था एक प्रकार से इंदिरा गांधी की शक्ति के केंद्र के लिए एक चुनौती थी, और उसके लिए एक अपमानजनक बात थी कि कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री था उसको इस्तीफा देना पड़ा, और गैर कांग्रेसी जो सरकार थी वो वहां स्थापित होगी। तो इसने भी एक प्रकार से आपातकाल के लिए भूमिका त्याग की। तीसरा जो कारण रहा वो है बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार आंदोलन, बिहार के अंदर बढ़ती हुई जमाखोरी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार
और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार के अंदर भी, जैसे गुजरात में स्टूडेंट मूव हो, वही इसी प्रकार से बिहार के अंदर छात्र आंदोलन शुरू हो गया। और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनका आरोप था कि जो बिहार की कांग्रेस सरकार है वो राज्य की जो जनता है उसकी जो समस्या है उनकी अनदेखी कर रही है। राज्य की जनता को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, स्टूडेंट को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार है, जमाखोरी है, मुनाफाखोरी है, वस्तुओं की, खाद्यान्नों की जो कमी है, तो इसके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। और ये स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन के तौर पे वहां से इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये जो आंदोलन था, गुजरात का आंदोलन और बिहार का आंदोलन, ये एक होते चले गए, इन्होंने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। बिहार के जो छात्र आंदोलन का जो छात्र थे उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रार्थना की, जो कि सक्रिय राजनीति से दूर चले गए थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने स्वीकार कर लिया, लेकिन दो शर्तें रखी। एक शर्त तो ये थी कि जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक रहेगा, और दूसरी शर्त ये थी कि जो आंदोलन चल रहा है वो बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सब इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। इसके लिए वो अग्री हो गए और धीरे धीरे बिहार में शुरू हुआ आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण कर गया। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनका कहना था कि सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हमें क्रांति लानी है। साथ साथ उन्होंने सामाजिक आंदोलन भी चलाए, जैसे कुप्रथाएं थी, जाति प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, सांप्रदायिकता थी, इन सब के खिलाफ भी आंदोलन हुए। और ये जो आंदोलन हुआ इसने सर्वोदय क्रांति को लेकर के छात्रों, महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जनजातियों, बैकवर्ड क्लास के लोगों सभी से आह्वान किया। जुलूस प्रदर्शन शुरू हो गए और मार्च 1975 को संसद मार्च का आह्वान किया गया, जिसमें देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हुए। और ये एक प्रकार से इंदिरा गांधी की सत्ता के लिए एक चुनौती थी। मतलब जयप्रकाश नारायण को जो जन समर्थन मिल रहा था वो इंदिरा गांधी के लिए खतरे की घंटी थी, और वो इंदिरा गांधी के लिए क्या थी, खतरे का संकेत दे रही थी कि जो जन समर्थन है वो इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है उसको गिरा रहा है और कहीं सत्ता पलट न जाए। चौथा जो कांड रहा वो रहा सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव। सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव। सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव जो चौथा जो रीजन रहा जिसने आपातकाल की भूमिका त्याग की। भारत का जो संविधान है उसके अंदर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी कि न तो भारतीय संविधान में दोनों की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा इस प्रकार से किया है कि न तो जो सर्वोच्च न्यायालय है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह पार्लियामेंट के तीसरे सदन के तौर पे कार्य करने लग जाए, और न ही ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार शक्तियां दी गई हैं उस प्रकार से भारतीय संसद को शक्तियां नहीं दी गई। अगर ब्रिटिश संसद को जो शक्तियां दी गई हैं वो अगर उसको इतनी शक्तियां दे दी जाए तो कहीं न निरपुंस न हो जाए, यानी कि बिना अंकुश के कार्य न करने लग जाए। तो इन दोनों के बीच का जो समन्वय है वो स्थापित करने की कोशिश किया गया है शक्तियों का बंटवारा करते समय भारतीय संविधान में। और इस कारण से भारत का जो संविधान है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस प्रकार से दोनों के बीच में कौन सर्वोच्च है, सरकार सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है या कार्यपालिका सर्वोच्च है, इसको लेकर के संसद और
न्यायपालिका के बीच में बहुत बार टकराव होता है। और टकराव की जो शुरुआत है उसमें आपको मैं बता दूं, जैसे उनमें, और वो टकराव का जो मुख्य रीजन रहा वो था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक, पार्लियामेंट जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती। टकराव का जो मुख्य रीजन ये रहा। दूसरा ये रहा कि जो मौलिक अधिकारों में जो अधिकार दिए गए हैं उनमें संशोधन न करने के कारण सरकार को ये लग रहा था, इंदिरा गांधी सरकार को, कि वो जो प्रगतिशील कार्यक्रम लागू कर रही है वो कहीं न कहीं उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए कानून अध्यादेश लाने की कोशिश की, उसी प्रकार से जो भूमि सुधार कानून उसने लागू करने की कोशिश की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा था। तो इन सारे मुद्दों में कहीं न कहीं न्यायपालिका के साथ उसका टकराव उत्पन्न हुआ। तो जैसे टकराव में फंडामेंटल राइट्स की बात आई तो उसमें जो मुख्य डिसीजन रहे, जैसे पहला डिसीजन है शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1952। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का जो डिसीजन था इसमें ये कहा गया 1952 में सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि मौलिक अधिकारों में संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती। इसी प्रकार से फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में जो डिसीजन है वो ये था कि सरकार जो है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। चोरी में पीछे बोल गया था कि संशोधन नहीं कर सकती, तो इसमें क्या है निर्णय कि संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य 1965, ये जो निर्णय है इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया था 1952 में कि संशोधन कर सकती है उसको बरकरार रखा सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता है 1967 का गोकलनाथ विवाद। यह सर्वोच्च न्यायालय ये जो दो पहले जो दोनों निर्णय दिए थे इनको बदल देता है और डिसीजन देता है कि संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें सर्वोच्च पार्लियामेंट जो है संसद वो संशोधन नहीं कर सकती। और इसने कहा कि संविधान के आर्टिकल 13(2) में जो कहा गया है वो लागू होगा। 13(2) में क्या कहा गया है? 13(2) में ये कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो या कम करता हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो वो कानून विरोध की सीमा तक अवैध माना जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जो विरोध में होगा वहां तक उसको क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। इस प्रकार से सरकार क्या होगी? बाउंड होगी। तो सरकार के जो प्रगतिशील कार्यक्रम थे वो लागू नहीं कर पाएगी। और इस गोकलनाथ विवाद के कारण सरकार को 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में करना पड़ा और जिसके द्वारा उसने संशोधन करके ये शक्ति प्राप्त कर ली कि वो मौलिक अधिकारों में संविधान में जो आर्टिकल 368 है संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसके तहत संशोधन कर सकती है। और 25वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसने जो मौलिक अधिकार था 31 में संपत्ति का अधिकार उसमें संशोधन करके ये मुआवजा की जगह राशि शब्द जो है वो जोड़ दिया गया, यानी कि भूमि अर्जन की सरकारी कार्य के लिए सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार अगर भूमि अर्जन करती है तो उसके लिए एक निश्चित रकम दे करके वो अर्जन कर सकती है और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट में उसको चुनौती न दी जा सके। इस प्रकार यहाँ इनके टकराव की स्थिति उत्पन्न होती। उसके बाद आता है 1973 का केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती
केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है 1973। केशवानंद भारती, इसमें ये भी इन्हीं को लेकर के किया गया था। केशवानंद भारती जो 24 और 25 और संवैधानिक संशोधन किया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में, उसके तहत पार्लियामेंट संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक जो ढांचा है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी कि संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब आगे मूल ढांचे में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्पष्ट बात कही नहीं, और वो जो थे फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके बाद ये उसको व्याख्या धीरे धीरे व्याख्यात होता गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी। इस प्रकार दोनों के बीच में सर्वोच्च कौन सा है ये विवाद चलता रहा, और ये जो विवाद था इसने भी एक प्रकार से आपातकाल लगाने के लिए क्या किया, इंदिरा गांधी को मजबूर किया, यानी कि पृष्ठभूमि तैयार की। क्योंकि सरकार को यह लग रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है बार बार उसके जो डिसीजन है उनको बदल रहा है, और जिससे सरकार के जो प्रगतिशील जो कार्यक्रम को लागू करना चाह रही है उनको लागू करने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। पांचवा जो रीजन रहा आपातकाल की पृष्ठभूमि में, वो रीजन रहा रेलवे की स्ट्राइक, रेलवे की हड़ताल। पांचवा रेलवे की हड़ताल मई 1974। मई 1974 में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी, और उस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज फर्नांडिस सॉरी जॉर्ज फर्नांडिस इसका नेतृत्व कर रहे थे रेलवे की हड़ताल का। जो ये रेलवे की हड़ताल थी इससे मजदूरों को तो परेशानी हुई, और इनकी हड़ताल के क्या कारण थे, वेतन, बोनस और सुविधाएं। इसके लिए इन्होंने सरकार से मांग की कर्मचारियों ने, और इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। इससे मजदूरों को भी परेशानी हुई, आम जनता को परेशानी हुई। प्रश्न ये उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। सरकार ने निर्णय लिया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते, और सरकार ने उनसे बातचीत बंद कर दी। रेलवे पटरियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सेना तैनात कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि 20 दिन की हड़ताल बिना किसी नतीजे के समाप्त होगी। हड़ताल तो समाप्त होगी, लेकिन मजदूरों में, आम जनता को जो परेशानी उनमें और रेलवे कर्मचारियों में, इससे सरकार के प्रति एक प्रकार का असंतोष उत्पन्न हो गया। एक रीजन रहा ये। चौथा जो रीजन रहा वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो 25 जून 1975 को जो आपात लागू किया गया उसका तात्कालिक कारण बना। तात्कालिक कारण किस प्रकार से बना कि मुख्य कारण था और तत्कालिक कारण था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। किस प्रकार, 1971 का जब 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी के खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण ने चुनाव लड़ा, और राजनारायण ने आरोप लगाया, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, और राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है, और उसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है उसको अवैध घोषित किया जाता है और इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त, और वो अगर 6 महीने तक पार्लियामेंट की मेंबरशिप नहीं लेगी, संसद की सदस्यता नहीं लेगी, तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। इसके साथ ही उसने ये भी कह दिया कि 6 साल तक वो संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकती, और ये इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस निर्णय के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, और सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 12 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय 24 जून 1975 24 जून 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो आदेश थे उसके ऊपर आंशिक स्थगन आदेश लागू दिया, यानी कि सटे लगाया आंशिक रूप से स्थगनादेश। वो क्या, उसने क्या कहा कि इस सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में इसका निर्णय नहीं हो जाता जो अपील की गई, तब तक इंदिरा गांधी जो है पार्लियामेंट की सदस्य भी रहेगी और प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगी। लेकिन वो पार्लियामेंट के जो अधिवेशन है, संसद के जो अधिवेशन है, उसमें भाग नहीं ले सकती, न यानी कि न तो उसमें अधिवेशन में बोल सकती है और न ही अगर किसी विषय के ऊपर मतदान हो रहा है तो उसमें मत दे सकती है। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी को ये लगा कि ये जो निर्णय है इससे वो एक प्रकार से सत्ता से बाहर करने का रास्ता बनता जा रहा है, और जो शक्ति का जो केंद्र था इंदिरा गांधी, वो समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से इस निर्णय ने इंदिरा गांधी को आपातकाल की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगला जो कारण रहा 7 जून, जिसने आपातकाल की भूमिका त्याग की, और वो था विपक्ष द्वारा इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगना, त्याग पत्र मांगना। 7 मार्च प्रधानमंत्री के त्याग पत्र की मांग। पच्चीस जून 1975 को विपक्ष ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया, और इस रैली में लगभग पूरे देश के विपक्ष के जो नेता थे वो इस रैली में शामिल हुए, छोड़ करके सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों को, भारतीय साम्यवादी जो दल थे उसको छोड़ करके लगभग सभी पार्टियों के विपक्ष के नेता शामिल हुए। और इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जन समर्थन अब तक शायद ही किसी को मिला होगा। जयप्रकाश नारायण ने यह आह्वान किया कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी और इवन फौज तक ये कर दिया कि गैर कानूनी सरकार के आदेशों को मानने से वो मना कर दे। इंदिरा गांधी को ये लगा कि अगर विपक्ष, सेना और पुलिस भी अगर सरकार के आदेश नहीं मानेगी तो देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और देश अराजकता की स्थिति में चला जाएगा। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने ये जो रैली थी, इसी ने इंदिरा गांधी को 25 जून की आधी रात को देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू करने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। 25 जून 1975 रामलीला मैदान। दिल्ली में विशाल रैली। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपातकाल जो है वो अचानक नहीं लगा था। पिछले दो तीन वर्षों के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं ने आपातकाल की एक पृष्ठभूमि तैयार की, और वो पृष्ठभूमि ऐसी तैयार होगी
कि इंदिरा गांधी को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू करना पड़ा, जो देश के इतिहास में एक लोकतांत्रिक देश का जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें उसको एक प्रकार से काला धब्बा के तौर पे देखा जाता है। अब है आपातकाल की घोषणा। उसके आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975। 25 जून 1975 को मध्य रात्रि 11:45 पर इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी। जो ही आपातकाल की घोषणा लागू हुई उसी के साथ ही अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। क्या क्या किया गया? पहला, अखबारों पर सेंसरशिप। दूसरा, विपक्ष के जितने भी राजनीतिक नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा, जो नागरिक अधिकार थे वो सब निलंबित हो गए। जनता नागरिक अधिकार निलंबित हो गए। चौथा, मिसा लागू कर दिया गया। मिसा के तहत लोगों को बिना कानून रीजन बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। एवं न्यायालय में भी उसके लिए रीजन बताने की, कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी। मिसा कानून, मिसा लागू। मिसा का था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा कानून। आंतरिक सुरक्षा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये सारी चीजें आपातकाल की घोषणा के साथ ही लागू कर दी गई। और ये जो घोषणा थी वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे की राष्ट्रपति ने। इवन इंदिरा गांधी कैबिनेट के जो सदस्य थे उनको भी पता नहीं था कि क्या हो गया। उनको भी अगले दिन 26 जून को पता चला, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उनको सूचित किया गया कि आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो ये थी आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी कि एक प्रकार से आपातकाल लगाने के रीजन, जिसने आपातकाल लगाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार को मजबूर किया। और आपातकाल की घोषणा वो, और ये जो आपातकाल था ये किसके आधार पे लगाया गया था? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे। एक बार मैं आपातकाल के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि भारत में कब कब आपातकाल लगा। अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। पहला जो आपातकाल लगा वो अक्टूबर 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ उसके बाह्य आक्रमण के आधार पे लगाया गया 1962 में। और ये चला जनवरी 1968 तक। जनवरी 1968 तक का। दूसरा जो आपातकाल था वो लगाया गया दिसंबर 1971 में लगाया गया। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर के, तब लगाया गया। और ये जो दिसंबर 1971 में दूसरा जो आपातकाल लागू लगाया गया था बाह्य आक्रमण के आधार पे, इसको समाप्त करने की घोषणा किए बिना ही 25 जून 1975, तीसरा 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे। और ये जो आपातकाल था ये विवादास्पद रहा, सबसे विवादास्पद आंतरिक गड़बड़ी।
ये जो दूसरा तीसरा जो आपातकाल था, इनके वापस समाप्त करने की घोषणा एक साथ की गई 18 जनवरी 1977। तो दोनों पहले जो दो बार आपातकाल लगाया गया वो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं उसके तहत अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक कोई आक्रमण कर दे या विद्रोह हो जाए या आंतरिक गड़बड़ी, उसके आधार पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको जो आंतरिक गड़बड़ी थी ये विवादास्पद रहा, और इस विवादास्पद रहने के कारण और इसके दौरान जो जाति हुई उसके आधार के कारण संविधान में 44 जो संवैधानिक संशोधन किया गया 1978 में, उसमें आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 1978 44वां संवैधानिक संशोधन। आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह होगा। इसमें एक चीज और की गई कि 44वें संवैधानिक संशोधन में सशस्त्र विद्रोह होने पर भी अगर आपातकाल लागू, जब भी आपातकाल लागू किया जाएगा वो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के ऊपर, मंत्रिपरिषद की लिखित, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के ऊपर ही लागू किया जा सकता है। यो नहीं कि प्रधानमंत्री गया राष्ट्रपति से बोला और देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया। क्या वो एक चीज और क्या की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश में ही राष्ट्रपति कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक था आपातकाल की पृष्ठभूमि, आपातकाल की घोषणा और कितने देश में अब तक लगे आपातकाल। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपातकाल के परिणाम, आपातकाल के सबक, आपातकाल के दौरान घटनाएं जो घटित हुई, अगले जितने वीडियो आएंगे उसमें हम इन सबको क्लियर करने की, समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।